सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आदाब। आज तक में आप सबका वेलकम। मैं आप सबके रूबरू अंजना उनकशर। आज हमारे इस चैनल में मैं सबसे पहले देश की ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनकी देश में फिल्म स्टार के नाम से शनाख्त होती है। सो प्लीज वेलकम अमित शाह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। प्लीज सिट डाउन। आज हमारे इस चैनल में आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अमित शाह जी, सीए के बारे में जो आपने कहा कि सिर्फ बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए कहा कि एनआरसी की इम्प्लीमेंटेशन होगा या एक्चुअली एनआरसी ऑल ओवर इंडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेरा पहला सवाल है। आपने कहा पार्लियामेंट में कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी, उस वक्त असम में फिर से एनआरसी की प्रक्रिया की जाएगी, तो इसमें दो सवाल है। क्या सीरियस है पूरे देश में एनआरसी करने के लिए? क्योंकि जब असम में एनआरसी हुआ तो क्या प्रॉब्लम थी, लोग अभी सेटिस्फाई नहीं है। एनआरसी के साथ कई लोग कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, मगर हमारा नाम बाहर रखा गया। क्या सिर्फ बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए आपने एक तरह से राजनीति ऐलान किया कि पूरे भारत में एनआरसी होगा? क्या हो सकता है और इम्प्लीमेंट हो सकता है और क्यों? देखिए, एनआरसी का बंगाल के इलेक्शन से स्नाने से संबंध नहीं और एनआरसी का बंगाल के साथ भी कोई संबंध नहीं। मैं देश की जनता के सामने जो लोग जो पार्टियां एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनको एक देश की जनता के सामने सवाल पूछना चाहता हूँ। देश का सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या देश धर्मशाला की तरह होना चाहिए? देश के नागरिक को सचिव बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मैं मानता हूँ समाज होनी चाहिए। इस देश में उसी को देने का अधिकार होगा। इस देश की प्रोग्राम वही दखल दे पाएगा जो इस देश का सिटीजन है। और ये रजिस्टर बनाने में हम काफी लेट बहुत देर हो चुकी है और जरा भी समय नहीं गवाना चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम के मंच पर कहना चाहता हूँ, यह चुनावी वादा, चुनावी घोषणा या चुनावी भाषण नहीं है। ये पूरे भारत का अंदर बनने वाला है, सिटीजन का रजिस्टर बनने वाला है और बनाना चाहिए। और इसे स्पष्ट मेरी पार्टी और मेरी सरकार दोनों की बिलीव है। मगर ममता बनर्जी लोगों को आश्वासन देती है और आपको चुनौती देती है। ममता बनर्जी आपको चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई थी, उन्होंने कहा कि जमीन हमारी है, ये देश हमारा है, आप इधर रहेंगे, आप चिंता मत करिए, कोई एक व्यक्ति को भी मैं बाहर ले जाना नहीं दूंगी। उन्होंने खुली घोषणा की है। 19/2021 के चुनाव के पहले और बाद कभी भी एनआरसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। शी इज मेरी डिपोलिटिक इशू अमित शाह। सब कैसे कह सकते हैं कि पहला पॉलिटिकल नहीं है, दूसरा जब पॉलिटिकल लीडर आपको इस तरह से प्रपोज करते हैं, वो लोगों को भड़काते भी हैं, वो लोगों को भड़काते हैं, वो चाहते हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई वायलेंस हो जाए तो आप प्लान करेंगे उसके लिए। तो उसको उन विषयों पर आप मुझे जरा डिटेल्स रिप्लाई एनआरसी के मुद्दे पर। जिस तरह देखिए, मैं ममता जी को क्या बोलना हो तो नहीं कर सकता। वो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, वो एक पार्टी का अध्यक्ष है, और उनको क्या स्टैंड लेना है, उनकी पार्टियों से व्यक्तिगत करना है। मगर मैंने सरकार की पोजीशन क्लियर कर दी। एनआरसी बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा और बन के रहेगा। उस वक्त असम में भी दोबारा एनआरसी होगा। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, क्या सब सिटीजन तय नहीं करता? ना जी ना, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब सिटीजन तय नहीं करता और आधार कार्ड से जरा सा भी सिटीजन तय नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी आपको हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू। अब मैं दावत देना चाहती हूँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में कहना चाहती हूँ, जिनको कुछ लोग ईमानदार मानते हैं और कुछ लोग नौटंकी मानते हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम अपने काम पर वोट मांगते हैं, न कि जात पात धर्म पर। सो प्लीज वेलकम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल। सो प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। आज तक के कुछ दर्शक लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं सीएए पर आपकी क्या राय है? सीएए बराजी कानून है। CAA+ NRC कानून कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से
जो हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध यहाँ पे आएंगे उनको हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर एनआरसी कहता है कि सब लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा। सब लोगों को आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। तो आप आएंगे अपने कागज लेके और आप कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, वो कहेंगे इसको नहीं मानते। आप कहेंगे मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी नहीं चलेगा। तो आप पूछते हैं कि भाई क्या चलेगा? तो सरकार का ये कहना है कि केवल और केवल सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। आपको अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आपके पास है? मेरे पास तो है सर। आपके माँ बाप का भी है? वो आप मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर आपने अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। अगर आपने अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, क्रोनोलॉजी को समझ लिए, तो आप अगर मुसलमान है तो आपसे कहा जाएगा देश छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू है तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? अगर आप कहेंगे हाँ आए हैं तो आपको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर आप हिंदू हैं और कहेंगे मैं पाकिस्तान से नहीं आया तो आपको विदेश चलने के लिए कहा जाएगा। तो एक तो ये है कि कुछ लोगों में गलतफहमी है कि केवल मुसलमानों को देश चलने के लिए कहा जाएगा। इसमें जिन जिन हिंदू के पास कागज नहीं होंगे और अपना माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे उनको विदेश चलने के लिए कहा जाएगा। एनआरसी पे गृह मंत्री तमाम मंचों से सफाई दे रही है कि एनआरसी तो अभी भी देश भर में लागू नहीं हुआ। उसको लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही तमाम नेताओं। सीए की बात करें वो कह रहे किसी की नागरिकता छीन नहीं रही है बल्कि दे रही है। पाकिस्तान में जो हुआ उस पर अशुभ आपने भी ट्वीट किया। सुल्ताना साहिबा ने अपने निंदा की है। तो इस तरीके के प्रताड़ित लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। आप वीके चैनल पे परसों में देख रहा था, वो आए हुए थे, उनसे आपके जो एंकर थे उन्होंने पूछा कि क्या हम माने कि एनआरसी नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि मैं कब कह रहा नहीं हो रहा है, बोले मैं नहीं बता रहा कि कब होएगा। तो ये तो शब्द के साथ खेलने वाली बात है। सीएए तो लाया गया एनआरसी की वजह से। सीएए और एनआरसी मिलकर जो एक स्थिति बनी है वो बड़ी भयानक स्थिति है। मेरा केवल इतना मानना है कि देश को इस किस्म के कानूनों की जरूरत नहीं है। देश में इस टाइम इतने बेरोजगारी है, चारों तरफ इतने हाहाकार मची हुई है, इतनी महंगाई हो रही है, अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हुआ पड़ा है। इन सब लोगों के लिए अगर आप बच्चों के लिए हमारे रोजगार का इंतजाम करें तो ये दुआएं देंगे और आपको वोट भी देंगे। तो सीए की जरूरत नहीं है, अब कह रही है। मेरे हिसाब से तो इन दोनों कानूनों की जरूरत नहीं है। और इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी बस थोड़ा सा रह गया, उस दिन उन्होंने कहा कि अभी हम एनआरसी की बात नहीं करेंगे। तो उनको तो बस ये कह देना चाहिए कि हम कभी एनआरसी की बात नहीं करेंगे तो सारा मामला ही खत्म हो जाएंगे। तो जी ये जो प्रताड़ित है पाकिस्तान के जो सिख है जिनको लेकर अपने भी ट्वीट किया, अगर वो पाकिस्तान छोड़ दिया और यहाँ आना चाहे, यहाँ की नागरिकता बनना चाहे तो उनका मेरा केवल इतना मानना है कि हमारे देश में इतने करोड़ों हिंदू हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, उनका ख्याल रख लो। तो पहले हम अपने देश के सारे नागरिकों को नौकरी दे देते हैं, अपने देश के सारे लोगों को, फिर उधर से भी ले आएंगे। उधर से लगभग 4 करोड़ लोग हैं जो इसमें क्वालिफाई होते हैं। इनमें से आधे लोग भी अगर भारत के अंदर आ गए तो उनको नौकरी कौन देगा? और 2 करोड़ लोग अगर भारत के अंदर आ गए तो उनको नौकरी कहाँ दोगे? और दूसरा ये बताओ कि पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आएंगे, ये क्या गारंटी है कि पाकिस्तान वाले जासूसों के हिंदू के रूप में नहीं भेज देंगे? जी बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है। ये बैलेट क्वेश्चन से क्यों लाया गया और इसका इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर। मेरा अपना ये मानना है कि मेरे देश में जितने लोग हैं उतने बहुत है, कमी नहीं है अपने देश में लोगों की। गलत तो नहीं कह रहा। 130 करोड़ लोग है, बताओ लाके क्या करोगे? तो इनको तो अपने देश के लोगों का हम लोग नौकरी दे दे, घर दे दे, सबको अच्छी जिंदगी दे दे, स्वास्थ्य दे दे, शिक्षा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल आपको हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहती हूँ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। सीए के बारे में जो गवर्नमेंट का वर्जन है, किसी को सिटीजनशिप देने के लिए है, रिफ्यूजीज के ग्रुप को किसी की शहरियत नागरिकता लेने के लिए नहीं है। अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, कोई रिलीजियस एजेंडा लेकर, कोई कास्टिज्म एजेंडा लेकर, कोई डिफरेंस करने के लिए कोई डिवाइड एंड रूल एजेंडा लेकर खड़ा हो जाए देश से आदमी को निकालने के लिए, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और ये बात है कि अगर वो नहीं लेंगे, किसी का छीन नहीं ले रहा है, बोल रहा है ना, लेकिन आप कानून देखिए इसमें क्या बोला जो आए हुए हैं।
वो तो ऐसे नागरिक है बहुत दिन पहले से है। अभी बोलता है कि उसको पार्सल फाइनेंस करना पड़ेगा। तो पहले जो नागरिक है उसको देश से निकाल दे रहा है, फाइनेंस बना रहा है। अगर वो फाइनेंस बन गया तो जो लोग नौकरी करते हैं उसको नौकरी नहीं जाएगा जी, जो लोग पढ़ाशना करते हैं उसको पढ़ाशना नहीं जाएगा, जिसको घर प्रॉपर्टी जिसको खरीदा, जो गरीब लोगों का सबसे ज्यादा इसमें बेइज्जती होगा। गरीब लोगों ने जिसका पास थोड़ा एक छोटा सा जमीन है, छोटा सा एक मकान है, छोटा सा एक नौकरी करते हैं, वो कहा जाएगा फिर 5 साल का फाइनेंस हो जाएगा तो उसको तो कोई चीज उसका हक नहीं रहेगा। इट इज वेरी सेंसिटिव इशू। तो इस तरह के जो लोग रहेगा जिनको आप सिटीजनशिप नहीं दे पाए उनको आप सिटीजनशिप देने के हक में, लेकिन ये नहीं हम रिलीजियस कास्ट क्रेज सबको सिटीजनशिप मिल गई। जो भूटान है वही हमारे देश का सिटीजनशिप है। तो एनआरसी जो आया था जो आसाम में, जिसके बाद ऑपोजिशन जो है और आपने खास तौर खाम तौर से कह दिया कि ये होने नहीं देंगे, तो उसको क्या लगता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव है? उसका मोटिव तो है, मैं बोला ना, देखे ये बात नहीं है। हमारा इंडिया का ड्यूटी है कि हम सेकुलर कंट्री है। हमारा हर इंसान, हर कास्ट, रिलीजियस और ऑल टुगेदर हमारे देश में देखे कितना राज्य है। अभी बिहार है, उसका अलग भाषा है, अलग कल्चर है, यूपी का अलग है, साउथ इंडियन का अलग है, बंगाल का अलग है, लेकिन देश को जो बताया कि वो होने से वो देगा, वो होने से वो देगा, नहीं देगा, हिंदू को देगा, मुस्लिम को नहीं देगा, सिख को देगा, ईसाई को नहीं देगा। ऐसा जो बात हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी कोई ऐसा नहीं हुआ। आज आजादी के बाद हमारे 73 साल हो गए हैं, ये बात तो कभी नहीं आया। आज ये देखना ही होगा कि हम लोगों को रोटी का अपना मकान देंगे, ये लोगों को निकाल देंगे, क्या करेंगे? लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर अमित शाह और प्रेम मिनिस्टर मोदी, उनका एक कहना है कि बड़ी तादाद में लीगली बांग्लादेश से आकर के असम और बंगाल वगैरह में बस गए, उनको लीगली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। देखिए एनआरसी में असम में 19 लाख लोगों को निकाल दिया, जो हमारा देश का है। देश का राष्ट्रपति का परिवार भी इलीगल है। ये तो बोलने का कोई जॉन काम करते हैं में वो भी है। इट इज नॉट करेक्टेड। इसमें जो हुआ है, जो खतरा हुआ है, असम में 40 लाख लोगों का नाम निकल गया था। अभी भी 19 लाख लोगों का कितना भी सुसाइड का है। एक भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा, फॉर्म में आएगा और कोई पार्टी जाएगा, लेकिन हर इंसान का हक है इसमें रहने के लिए। हमारा सिटीजनशिप हमारा भूटालिश में नाम है। हम जो वोट दे के लीडर चुनते हैं, क्या हम इतना सरकार बनाया? आज आपको क्वेश्चन करना पड़ा कि आपका जन्मस्थान कहाँ है, आपका पिताजी का जन्मस्थान कहाँ है। हमको अगर पूछे कि आपका माताजी का जन्मस्थान बताओ, अब सॉरी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? मेरे को पता ही नहीं है। हम भी गांव में जन्म लिया, तो आप बताओ आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, तो आपका पेन नहीं चलेगा, आधार भी नहीं चलेगा, रेशन कार्ड भी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? खाली बीजेपी के गुंडाइजम चलेगा। तो टारगेट कौन लोग है? टारगेट बीजेपी का पॉलिटिकली जो मोदी है, उसको पॉलिटिकली कोई हिट टारगेट है। जिसको हिट करते हैं उसको खिलाफ में बदल लगा करते हैं। बीजेपी और आरएसएस वाले कहते हैं, खास करके कहते हैं कि बंगाल में एनआरसी इसलिए जरूरी है कि उनके मुताबिक बड़ी तादाद में हम लोग बंगाल में रहता है, हमको पता नहीं है, तो उसको ज्यादा पता है लगता। वो कहते हैं कि आपको सपोर्ट मिलता है इसलिए आप जो नहीं चाहते हैं। हम तो 8 साल पढ़ने हैं, उसके बाद मैं तो 22 साल था, तब क्या था? 22 साल तो बेकार गया, तब भी कोई ना कोई गवर्नमेंट था। ये बात क्या है? बात कोई बात है? ये बताइए, ये जो एनआरसी है, सीए है, आपको क्या लगता है कि उसको बीजेपी के लाचार हिंदुत्व का एजेंडा है? हिंदुत्व उसके खिलाफ में मूवमेंट ज्यादा करता है, आप देखा नहीं, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ममता बनर्जी आपको हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं दावत देना चाहती हूँ हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जब वो जबान खोलती है तो आग उगलती है, और कुछ लोग कहते हैं हमारी दिल की बात कहती है। सो प्लीज वेलकम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया। AIMIM के अध्यक्ष लोकसभा संसद असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपने तो पूरा विपक्ष को एक तरह से बेकार कर दिया, इस वक्त बेदम कर दिया है। बिल अब संसद में फटते हैं, सबसे जोर और प्रखर तरीके से सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन पूरे देश में एक सवाल ये उठ रहे हैं कि
आप कौन से मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रही है? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के है, या आप और के हिंदुस्तान में डर भय फैला रही है जिसकी मुस्लिम में जरूरत नहीं है? देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उन देश के अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन को जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया और ऐसा संविधान बनाया जिसे मजहब की कोई बुनियाद ही नहीं है, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे क्या करना है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से? लेकिन देखिए ना सर, स्टूडेंट की क्या हालत है। जामिया में देखिए किस तरह की हिंसा हुई है। बच्चे बिना समझे सोचे बहुत ज्यादा। नहीं, जामिया की जो हिंसा हुई है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का हाई हैंडेड बिहेवियर है। मगर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो सही प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल सही प्रोटेस्ट थी वो। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बनाई जा रही है, देश के संविधान को तब्दील किया जा रहा है, देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रोटेस्ट करना तो बुनियादी हक है। मगर डेमोक्रेसी में उनको पीटते हैं, बच्चे को हॉस्टल में जाके मारते हैं। पुलिस तो अंदर से पकड़ाव कर रही है। अरे झूठ है मैडम, कहाँ का इतने कहाँ से? जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उसमें टीयर गैस, टॉयलेट में घुसकर बच्चे को मारते हैं, मस्जिद को भी घुसकर बेहुरमती करते हैं। कितने झूठ बोलेंगे ये लोग? आज के जमाने में झूठ ना बोले। अरे इतने झूठ बोलते हैं दिल्ली पुलिस वाले कि नेटफ्लिक्स पर रख लीजिए, हॉट फिल्म बना देंगे हम। आप डरते नहीं है? आप मोदी से लड़ते, क्यों नहीं डरते? क्यों डरो मैं? संविधान सबके लिए है। देखिए, जब आप समंदर में कूद जाते हैं ना तो गहराई से शिकवा क्यों? समंदर में तूफान भी आएगा, सब होगा। छोड़िए, जब कूद ही गए तो जाहिर सी बात है कि मुझमें काबिलियत होगी तो फिर मैं साहिल तक पहुंचूंगा, नहीं होगी तो फिर डूब जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं। मगर कोशिश तो करना मेरा काम है ना। जी बिल्कुल। कल के दिन मेरे मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई 2019 में जामिया मिलिया में मुल्क में ऐसा कानून बना और असदुद्दीन ओवैसी जी खामोश था। कम से कम वो तो कोई नहीं कहेगा अरे नहीं उसने कुछ बोला था। इतना तो याद रखेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी जी, हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। शुक्रिया।